रात को नमन कमरे में आया तो रजनी सक पकाकर उठ खड़ी हुई। नमन ने उसे घबराते हुए देखा तो बोल पड़ा, घबराओ मत, मैं यहाँ सोने नहीं आया, नई चादर लेने के लिए आया हूँ। अलमारी में से नई चादर निकालकर अपना मोबाइल उठाकर वो छत पर बने कमरे की ओर चला गया। रजनी एकदम से खामोश हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रोए और अपने पति से खुद की गलतियों की माफ़ी मांग ले, लेकिन उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पति को खुद से दूर करने वाली वो खुद ही तो थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे खाली कमरा उसे काट खाने के लिए दौड़ रहा हो। नमन और रजनी की शादी को 11 महीने हो चुके थे। शुरुआत में रजनी ने पति से बहाना बनाया कि मुझे इस रिश्ते की शुरुआत के लिए थोड़ा समय चाहिए। नमन भी उसे भरपूर समय देने के लिए तैयार था, लेकिन जब उनकी शादी को 4 महीने हो गए और रजनी उसे अपने करीब नहीं आने देती थी, तब नमन के मन में संदेह ने जन्म लेना शुरू किया। वो जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता था तो रजनी उसे खुद से दूर कर देती थी। और एक दिन तो उसने गुस्से में ये तक भी कह दिया था कि मैं पति पत्नी के रिश्ते को पाप समझती हूँ, तो प्लीज़ मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। उस दिन नमन को गहरा झटका लगा था और उसने भी सोच लिया था कि वो कभी भी पत्नी के करीब नहीं जाएगा। उसी रात वो छत पर बने हुए कमरे में सोने लगा। आज इस बात को 7 महीने हो चुके थे। नमन ऑफिस से आने के बाद अपनी माँ के साथ समय व्यतीत करता था, थोड़ा मोबाइल यूज़ करता था और टीवी देखता था, और खाना खाने के बाद रात को सोने के लिए वो छत पर चला जाता था। अपनी पत्नी से वो बिल्कुल अजनबियों की तरह ही व्यवहार करता था। आज रजनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और उसने सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ रहे अपने पति को आवाज़ लगाते हुए कहा, सुनो ना, मुझे रात को कमरे में अकेले अच्छा नहीं लगता है, तुम प्लीज़ कमरे में ही सोया करो। नमन गुस्से में बोला, नहीं, मुझे उस कमरे में नींद नहीं आती, मैं तो छत पर ही आराम से सोऊंगा। इतना कहकर वो 2 सीढ़ियाँ और चढ़ गया। तब रजनी भारी आवाज़ में बोली, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तभी उसकी सास अपने कमरे से निकलकर बाहर आई और कहने लगी, बहू, आधी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जाओ जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाओ। जब तुमने शादी के इतने महीने के बाद पति को नहीं पूछा तो अब क्यों नखरे दिखा रही हो? वैसे भी तुम्हें तो गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है, तो अपने पति को छत पर ही सोने दो। ये सुनकर रजनी लज्जित हो गई और चुपचाप सिर झुकाए हुए अपने कमरे में आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू टपक रहे थे। वो समझ गई थी कि नमन ने अपनी माँ को भी सब कुछ बता दिया है कि वो रोज रात को छत पर जाकर क्यों सोता है। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि चलो छत पर ही जाकर पति को मना लेती हूँ। ऐसा सोचकर जब वो धीमे कदमों से चलती हुई छत पर पहुंची तो पति के कमरे से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। ये अजीब सी आवाज़ कैसी है? जब उसने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसकी जान ही निकल गई, क्योंकि उसके पति के कमरे में पड़ोस के घर की लड़की सीमा मौजूद थी। वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रही थी। ये देखकर रजनी का तन बदन गुस्से से झुलस उठा। वो उसी वक्त उल्टे पैर लौटकर अपनी सास के कमरे में आई और सास को जगाते हुए बोली, मम्मी जी उठिए, देखिए ना आपके सुपुत्र छत पर क्या कारनामा दिखा रहे हैं। उसकी सास उसके साथ छत पर पहुंची। तब तक सीमा वहां से चली गई थी। अब कमरे में नमन अकेला था। रजनी गुस्से से चीख पड़ी और कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे थे? इतनी रात को पड़ोस के घर की लड़की यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें पता नहीं कि वो विधवा है? शादी की पहली रात ही एक एक्सीडेंट में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। ऐसी औरतों के चाल चलन अच्छे नहीं होते हैं। नमन भी गुस्से में फुक्कार उठा और कहने लगा, जब तुम्हें मुझसे पति पत्नी वाला कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो तुम मुझसे ये सवाल किस अधिकार से पूछ रही हो? रजनी एक टक से उसकी ओर देखने लगी। गुस्से में बोली, अभी भी मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं तुमसे सवाल पूछने का अधिकार रखती हूँ। नमन ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो तुम मेरी पत्नी हो, तो फिर आज तक तुमने कभी भी मुझे अपने करीब आने क्यों नहीं दिया? वो बोल पड़ी, तो क्या तुम इतने नीचे गिर जाओगे कि अपनी ज़रूरत के लिए ऐसी विधवा औरतों को अपने कमरे में आने दोगे? नमन गुस्से से कांप उठा और कहने लगा, खबरदार जो उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें तलाक देने ही वाला हूँ। मैंने वकील से बात कर ली है। उसके बाद मैं सीमा से शादी करूँगा
और उसी के साथ ही अपनी गृहस्थी की शुरुआत करूँगा। तुम्हें तो मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है ना, और तुम मेरे चरित्र के ऊपर क्या उंगली उठा रही हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे पता है कि तुम शादी से पहले ही किसी और लड़के से प्यार करती हो, और उसी लड़के की खातिर आज तक तुमने मुझे खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अब तो रजनी अपनी सास से नजर मिलाने के लायक भी नहीं रह गई थी। उसकी पलकें झुक गई थी। नमन गुस्से में बोला, जो भी बात थी तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए था। तुम तो पति पत्नी के रिश्तों को पाप कहती थी। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर तुम्हारी ऐसी सोच है फिर तुमने शादी क्यों की। इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में छानबीन की कि तुम्हारे कॉलेज में जाने पर मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी और के साथ सीरियस अफेयर था। बस तभी से तुमसे मेरा मन उचट गया था। मैं जल्द से जल्द तुम्हें तलाक देना चाहता था। इधर मेरे जीवन में सीमा के प्यार की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। वो भी अकेली थी और मैं भी टूटा हुआ था। हम दोनों के टूटे हुए मन हमें करीब ले आए। मैं अब उसके बिना नहीं जी सकता था। वो मुझे बहुत प्यार करती है। रजनी फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, तुम्हारी हर एक बात मैं स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस लड़के के चक्कर में मैं तुमसे दूर भागती थी। पति पत्नी के रिश्ते को पाप बोलती थी, लेकिन पिछले महीने ही उसने सगाई कर ली। वो किसी और से शादी करना चाहता है। मैंने सोचा था कि मम्मी पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी। कुछ महीनों तक मैं तुमसे दूर रहूँगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं उसके पास वापस लौट जाऊँगी। लेकिन वो कहता है कि जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या बनोगी। उसके लिए ही मैंने सब कुछ किया और उसने ही मुझे धोखा दे दिया। मुझसे ज़्यादा सुंदर और अमीर लड़की उसे मिल रही है, तो अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। नमन कठोर स्वर में बोला कि तुमने मुझे कितना तड़पाया है। मेरे दिमाग में कितने सारे उलझुल ख्याल आते थे। तुमने जो मुझे मानसिक कष्ट दिए हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। कभी भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार भी नहीं हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा। अगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो शायद ये सीमा के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। वैसे भी हमारा रिश्ता पहले था। अगर तुमने अपने पुराने अफेयर को भुलाकर हमारे रिश्ते पर ध्यान दिया होता तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन तुमने इस रिश्ते में रहकर ना केवल मुझे धोखा दिया, बल्कि पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते को भी पाप कहकर कलंकित किया है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रजनी लाख रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन अब नमन का इरादा बदलने वाला नहीं था। उसकी सास ने धीरे से कहा, देखो, मैं तुम्हें बहुत शौक से इस घर की बहू बना के लाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में आने के बाद तुम्हारी वजह से इतना सारा तमाशा खड़ा हो जाएगा। इसलिए अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा। उसके बाद तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। बस हमारे परिवार से दूर रहना। फिर नमन के सामने खड़ी होकर बोली, बेटा, अगर तुम और सीमा एक दूसरे को पसंद करते हो तो तलाक के बाद तुम दोनों की शादी ज़रूर करवाऊंगी। भले ही वो विधवा है तो क्या हुआ, मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वैसे भी अपने पसंद की बहू लाकर मैंने देख ली, इसलिए अब तुम्हारे जीवन का फैसला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। रजनी भी रोते रोते छत से नीचे उतर रही थी और सोच रही थी कि अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैंने इतना अच्छा घर परिवार खो दिया। अब पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। कुछ ही महीनों में उसका तलाक हो गया। रजनी मायके लौट आई थी। उसके मम्मी पापा और भैया भाभी उससे काफ़ी नाराज़ थे। वो अब न घर की रही थी न घाट की। इधर रजनी से तलाक लेने के बाद नमन ने सीमा से शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी अपनी गृहस्थी जी रहे थे। रजनी को जब भैया भाभी ताने मारने लगे तो उसने अपना सारा खर्च उठाने के लिए छोटी मोटी नौकरी कर ली, लेकिन उसका भविष्य अभी भी अंधकारमय ही था। दोस्तों, कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। एक रिश्ते में रहते हुए कभी भी किसी और के लिए किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, वरना उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।